58। आज के लेक्चर में एक तो हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, कल आपको रिटन असाइनमेंट दी गई थी, उस असाइनमेंट की डिस्कशन होगी। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे पार्टीज टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कितनी पार्टीज होती हैं, क्या करना पार्टीज टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्टडी करेंगे। और आपको याद है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की मैंने आपको एग्जांपल बताई थी 3। कौन कौन सी एग्जांपल थी? चेक, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इन तीनों का आज हम स्पेसिमेन भी देखेंगे कि ये कैसे होते हैं, और फिर पार्टीज भी देखेंगे कि इनमें कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। अब पार्टीज बेसिकली डिफर करती हैं। प्रोमिसरी नोट की पार्टी कुछ और होंगी, उनका नाम भी शायद कुछ और हो। बिल ऑफ एक्सचेंज की पार्टी कुछ और होंगी, उनका नाम भी शायद कुछ और हो। इस तरह चेक की पार्टीज भी कुछ और होंगी, उनका नाम भी शायद कुछ और हो। तो आज जो हमने सबसे अहम चीज जो सीखनी है वो तीनों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का स्पेसिमन फॉर्मेट क्या होगा और इनमें पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, उनका नाम क्या है, ये सीखेंगे। फिर इसके बाद 2 टर्म्स हैं, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये कल के लेक्चर में किसी कंसेप्ट की डिस्कशन में दोनों टर्म डिस्कस हुई थी और मैंने शायद एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन आज ये प्रॉपर हम इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स को। लेकिन याद रखिए जिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में डिस्कस हुआ, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में, ये इसके साथ एक और टर्म भी है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। वो आपने अभी नहीं पढ़नी, ठीक है, वो मैंने अभी नहीं समझाई, वो अभी समझानी भी नहीं आपको। पेमेंट इन ड्यू कोर्स को आपने इग्नोर कर देना है। रेफरेंस लिखा हुआ है पार्ट का मतलब ये होता है कि पूरे का पूरा ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं आज पढ़ रहे हम, इसका कुछ हिस्सा पढ़ रहे हैं। तो कौन सा हिस्सा नहीं पढ़ रहे हम? पेमेंट इन ड्यू कोर्स। और कौन सा हिस्सा पढ़ रहे हैं हम? होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये 2 टर्म्स हम आज के लेक्चर में कवर कर रहे हैं। आवाज आ रही है? नहीं भाई, नहीं भाई, मुझे लगता है आवाज नहीं आ रही। तो आज के लेक्चर में हम क्या सीखने जा रहे हैं? एक हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे और दूसरा हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फॉर्मेट स्पेसिमन सीखेंगे और इसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व है वो सीखेंगे। और फिर इसके बाद होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स का डिफरेंस सीखेंगे। एग्जाम में रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में भी हमसे पूछ सकता है और केस स्टडी में भी इस कंसेप्ट को टेस्ट कर सकता है। होल्डर और होल्डर ड्यू कोर्स का कंसेप्ट नॉर्मली वो केस स्टडी में टेस्ट करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले असाइनमेंट की डिस्कशन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई वेदर फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट आर बेयरर इंस्ट्रूमेंट। हमने ये कंसेप्ट स्टडी किया है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 2 तरह के हो सकते हैं, वो चाहे प्रोमिसरी नोट हो या बिल ऑफ एक्सचेंज। जनरल टर्म यूज हो रही है ना, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट या बेयरर इंस्ट्रूमेंट। बेयरर इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि कोई भी, जिसके पास भी वो है, यानी जो भी बेयरर है वो उसके अमाउंट को कलेक्ट कर सकता है। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कौन पता है? जो कि एक स्पेसिफाइड पर्सन को ही पेबल होगा और किसी को नहीं, और इस स्पेसिफाइड पर्सन का नाम इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा होगा। अब आपने बताना है कि एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अगर ये टर्म्स लिखी हैं तो ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट बना कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बना। मैं फिर आपसे इसकी रीजन भी पूछूंगा। पहले एग्जांपल, पे आजम ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, और ये यानी एक स्पेसिफाइड पर्सन को पे, और किसको? आजम को। फिर इसके बाद पे सेकंड, पे टू बेयरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब है जिसके पास भी ये इंस्ट्रूमेंट होगा वो पैसे रिसीव कर सकता है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि पे करो, आजम को पे करो, बेयरर को पे करो। फिर पे बेयरर, इसका भी यही मतलब जो ऊपर, ठीक है। बेयरर का मतलब बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ही है, ये भी हमारा बेयरर इंस्ट्रूमेंट है। फिर है पे आजम आर बाबर, ये भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। किसको पेबल है? आजम को और बाबर को, ये भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। फिर पे आजम आर ऑर्डर। अच्छा, इसका मतलब क्या भला? आजम को पैसे अदा करो या आजम के ऑर्डर पे, जिसको आजम ऑर्डर लगाए, जिसको आजम कहे उसको पे करो। अच्छा, ये ऑर्डर का लफ्ज लिखा होना जरूरी नहीं है। जैसे पे टू बेयरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, ये सेंटेंस और पे बेयरर, इन दोनों का एक ही मतलब है। उसी तरह पे आजम या पे आजम और ऑर्डर, इन दोनों का एक ही मतलब है। पे आजम और ऑर्डर का मतलब या तो आजम को पे करो या उसके ऑर्डर पे जिसको वो कहे उसको पे करो, ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। इसमें और ऑर्डर का मतलब क्या है कि इसमें खास तौर पे लिखा आजम के पास अथॉरिटी है कि वो चाहे तो किसी और को भी ऑर्डर लगा सकता है कि मेरी बजाय बकर रिसीव कर ले। यानी क्या इस केस में ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, इस केस में आजम इंस्ट्रूमेंट को निगोशिएट कर सकता है किसी और को? बिल्कुल कर सकता है। क्या इस केस में कर सकता है? इसमें भी कर सकता है, इसमें भी कर सकता है। ये भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, ये भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। और ऑर्डर लिखे या ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पे आजम भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? जिसका नाम लिखा है उसको पे करो या उसके कहने पे,
जिसको वो कहे उसको पे कर दो। तो याद रखें ये पे आजम और पे आजम आर ऑर्डर 100% एक ही है, दोनों का इफेक्ट लीगल इफेक्ट सेम ही है। मेरी बात समझ आए? और 6 पे आजम आर बेरर, यह बेरर है, हालांकि आजम का नाम स्पेसिफाइड है लेकिन आजम की बजाय कोई भी और चला जाता है अगर, उसको भी पेमेंट मिल जाएगी। इसका मतलब हमारा यह असूल बना कि अगर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बेरर का वर्ड लिखा हुआ है तो वो बेरर इंस्ट्रूमेंट है, वरना ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। बेरर का वर्ड लिखा हुआ है तो बेरर इंस्ट्रूमेंट है। ये बेरर इंस्ट्रूमेंट है नहीं, ये बेरर इंस्ट्रूमेंट या ये बेरर इंस्ट्रूमेंट, ये लेकिन साथ ही मैंने ऑर्डर का कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ट्विस्ट पूछोगे ना? पक्की बात है। अगर लिखा हो पे आजम तो ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, अगर लिखा हो पे आजम ओनली, पे आजम ओनली, इसका मतलब क्या है? सिर्फ आजम को पे करो और किसी को नहीं। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं रहा, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसका मतलब पे आजम और पे आजम और ऑर्डर एक ही चीज है, लेकिन पे आजम और पे आजम ओनली दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पे आजम ओनली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन से निकल गया, वो फर्दर निगोशिएट फर्दर आजम किसी और को देना चाहे नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। क्लियर हुई ये चीज? चलिए ये कंसेप्ट हमारे आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने स्टूडेंट्स के ये 5 ठीक थे खुद से जब उन्होंने किए तो 5 या उससे ज्यादा, शाबाश, बट ठीक है, इसका मतलब समझ आ गया कंसेप्ट। 4 भी अगर आपने ठीक कर लिया ना तो इसका मतलब कंसेप्ट समझ आ गया। आगे चलते हैं। 2 ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेएबल टू असलम। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। असलम इंडोर्सेस इट। इंडोर्सेस का मतलब क्या है? साइन कर, ट्रांसफर किया, साइन किया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर, साइन किया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर। क्योंकि अगर मैंने चेक लिखा तो जो अकाउंट होल्डर है वो भी तो साइन करता है, लेकिन वो साइन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर नहीं करता, वो फॉर द पर्पस ऑफ इशू करता है, इशू करता है। तो साइन करना फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर ये कहलाता है इंडोर्समेंट। असलम ने इंडोर्स किया, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर साइन कर दिए ट्रांसफर के लिए, मेरली सिर्फ बाय पुटिंग हिज सिग्नेचर ऑन द बैक। उसने बैग में सिर्फ यानी सिर्फ सिग्नेचर किए। इसका क्या मतलब है? क्या उसे कुछ और भी करना चाहता? वो नाम भी लिखना चाहे तो लिख सकता था, लेकिन उसने नाम लिखा, सिर्फ सिग्नेचर किए ऑन दी बैक साइड पे, एंड डिलीवर्स इट टू बाबर, बाबर को दिया विद द इंटेंशन ऑफ निगोशिएटिंग इट, विद द इंटेंशन ऑफ निगोशिएट। और आगे खास तौर पे लिख दिया, क्योंकि शायद हमें मेयरली बाय पुटिंग सिग्नेचर से समझ ना आई हो, तो उसने खास तौर पे लिख दिया विदाउट मेकिंग इट पेएबल टू बाबर और बाबर ऑर्डर। यानी इंस्ट्रूमेंट तो बाबर को दिया लेकिन बाबर का नाम नहीं लिखा। साइन इज दिस एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और बेरर इंस्ट्रूमेंट? बेरर इंस्ट्रूमेंट। क्यों? नाम स्पेसिफाइड नहीं है। हालांकि पहला नाम स्पेसिफाइड था, पहले असलम का नाम था, लेकिन जब तक असलम के पास था ना, ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था। जब तक असलम के पास था ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, जब असलम ने बैक साइड पे साइन कर दी और नाम नहीं लिखा, बेरर इंस्ट्रूमेंट बन गया। भाई क्लियर हुई ये बात? क्या अब ये बाद में दोबारा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। इसके ऊपर साइन के आगे जिसका नाम लिख देंगे किसी का भी, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम। इंडोर्समेंट का वर्ड समझ आ गया आपको? इंडोर्सेस का मतलब क्या है? आगे चलते हैं। कामरान बाउट गुड्स फ्रॉम दाऊद ऑन 15 जनवरी एंड पेड हिम बाय बेरर चेक डेटेड 25 जनवरी। बेरर चेक यानी इसका मतलब है उसने चेक लिख दिया, साइन कर दिए, बेरर इंस्ट्रूमेंट होगा। 25 जनवरी को दाऊद गेव द सेम चेक टू वकास फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। क्या दाऊद ये चेक आगे वकास को दे सकता है? क्या दाऊद को कोई साइन वगैरह करने की जरूरत है? बेरर चेक में सिर्फ डिलीवरी करनी होती है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को क्या निगोशिएट होता रहा। उन्होंने वकास को दे दिया, वकास ने कहा बिल्कुल ठीक है, बेरर चेक है, मैं भी वसूल कर सकता हूं। कैन वकास इन कैश दिस चेक? बिल्कुल कर सकता। व्हाट इज द, अच्छा आगे मैं अपनी तरफ से रिक्वायरमेंट ऐड कर रहा हूं। अगर ये चेक डिसऑनर हो जाता है, वकास किसके खिलाफ केस फाइल कर सकता है? दाऊद के खिलाफ के कामरान के खिलाफ? दोनों में से किसी के भी खिलाफ, किसी भी एक के खिलाफ। दोनों के खिलाफ नहीं करेगा, दोनों में से किसी एक के खिलाफ करेगा। ये वो जॉइंट प्रोमिसर वाला कंसेप्ट नहीं है। जॉइंट प्रोमिसर में तो होता था ना, आप 2, 3, 4 पार्टी जितने भी प्रोमिसर है सबके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ये आपको सेलेक्ट करना होगा, दाऊद के खिलाफ एक्शन लेना है कि कामरान के खिलाफ। दोनों के खिलाफ ले सकते हैं। और अपने नाम, अगर ये फैसला करता है कामरान के खिलाफ एक्शन लेना है, डायरेक्ट अपने नाम से ले सकता है कि अपने साथ मिलाएगा?
दाउद गो राइट अपने साथ ट्रांसफरी कैन सू इन इट्स ओन नेम, ट्रांसफरी के बजाय दूसरा लफ्ज क्या इंडोर्सी कैन सू इन इट्स ओन नेम। ठीक है भाई, क्लियर हो गया ये? अच्छा आगे इफ सो व्हाट इज द टाइम पीरियड व्हेन ही कैन इन कैश इट? चेक के लिए टाइम पीरियड होता है 6 मंथ्स। 6 मंथ। अच्छा एक चीज आपको बता दूं, ये प्रैक्टिकल आपको पॉइंट बता रहा हूं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डील करता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये बना था 1881 में, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। उस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं होता था, उस वक्त पाकिस्तान भी नहीं होता था, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उस वक्त नहीं होता था। फिर बाद में जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बना, अब आपको पता है पाकिस्तान में बैंकिंग बिजनेस को रेगुलेट करता है, तो उसने अपनी तरफ से बैंकिंग बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स भी ऐड की जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नहीं है, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। लेकिन जरा गैस कीजिए पाकिस्तान में वो एप्लीकेबल है कि नहीं है? बिल्कुल एप्लीकेबल। ठीक है, तो सम टाइम हो सकता है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कुछ और चीज लिखी हो, प्रैक्टिकली हो सकता है कुछ और अप्लाई होती। जहां पे ऐसी सिचुएशन होगी मैं आपको प्रैक्टिस वाली बात बताता रहूंगा। ठीक है, लेकिन हमने एग्जाम में वही बात लिखनी है जो उसने हमारे सिलेबस में डिस्कस की हुई है। नॉर्मली रूल क्या है? रूल कि जब किसी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी डेट आ गई ना, उसके बाद मैच्योरिटी डेट का मतलब एक्सपायरी डेट, उसके बाद वो खत्म हो गया। मैच्योरिटी डेट के 1 दिन के बाद भी इंस्ट्रूमेंट खत्म। लेकिन मैच्योरिटी डेट है क्या? क्या ये वो डेट है जिसके ऊपर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है? नहीं, ये वो डेट है जिसके ऊपर ये पेएबल है। यानी अगर मैं भाईजान को ये लिखता हूं, मैं आपको आज क्या है दिसंबर, मैं आपको 3 महीने के बाद पेमेंट करूंगा, तो इस इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी डेट आज की नहीं है, 3 महीने बाद। 3 महीने के बाद जो ड्यू डेट होगी वो मैच्योरिटी, ड्यू डेट के बाद इंस्ट्रूमेंट फारग है। चेक की मैच्योरिटी डेट पता क्या होती है? इशू होने के 6 महीने बाद। इंस्ट्रूमेंट की तो जो उसके ऊपर लिखा होगा ना वो होगी ना, कि मैंने अगर इनको कहा है कि जी साल बाद पे करूंगा तो साल बाद मैच्योरिटी डेट। चेक का स्टैंडर्ड पीरियड है क्या? इशू डेट से 6 महीने के बाद। अगर 6 महीने से 1 दिन भी ऊपर हो जाए, याद रखिए चेक डिसऑनर हो जाता है, उस चेक की पेमेंट नहीं होती। अब ये चेक 25 जनवरी को नहीं, कब? हाँ 15 जनवरी को इशू हुआ। ये चेक इशू कब हुआ? 15 जनवरी। हालांकि विकास के बाद विकास को मिला नहीं, 1 मिनट हारे, ये 15 जनवरी तो नहीं चेक की डेट, चेक की डेट तो है 25 जनवरी। चेक के ऊपर जो डेट लिखी होगी क्या लिखी होगी? 25 जनवरी। तो इसका मतलब है ये चेक कितने अरसे तक वैलिड है, इसकी पेमेंट हो सकती है? 25 जनवरी से 6 महीने काउंट करें, 25 जुलाई तक, तकरीबन 24-25 जुलाई तक। क्लियर हो गया ये? अच्छा प्रैक्टिकली लोग बाजू का इसी तरह करते हैं जिस तरह इसने किया। मैंने भाईजान को पेमेंट करनी है, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं, लेकिन मुझे पता है कि 1 तारीख को मेरे अकाउंट में सैलरी आ जाएगी। मैं इनको जो चेक दूंगा ना, अच्छा अब सुनिए आपने भी क्या करना है प्रैक्टिकली, इनको चेक देना ना, आज की डेट का चेक नहीं देना, इनको 1 तारीख का चेक देना है। इसलिए कि अगर आज की डेट का मैंने चेक दिया और ये कल को बैंक में चले गए और चेक डिसऑनर हो गया, ये मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवा सकते हैं, और चेक की पेमेंट ना करे 3 साल कैद सजा है। ये बैंकिंग सिस्टम को सिक्योर करने के लिए प्रोविजन लाई गई है। तो इसीलिए चेक में या तो चेक देना आप किसी को जब तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, और अगर पैसे नहीं है और उम्मीद आ जाएंगे तो गैप रख के फ्यूचर की डेट का चेक दीजिए, फ्यूचर की डेट का चेक दीजिए। तो उसने भी फ्यूचर की 25 जनवरी का चेक। अच्छा अब चेक मैंने आज दिया और दिया 10 दिन के बाद का, तो ये चेक कब इशू हुआ भला? 10 दिन के बाद। ला कहता है हम जो चेक के ऊपर डेट लिखी हुई ना वो एज्यूम करेंगे कि उस दिन लिखा गया था। तो 25 जनवरी है, इसकी डेट 6 महीने बाद, 25 जनवरी से लेकर 25 जुलाई के दरमियान में इसकी इनकैशमेंट हो सकती है, उसके बाद नहीं होगी। ये क्लियर? आगे चलते हैं। 4 कमाल बॉट गुड्स फ्रॉम जमाल ऑन 15 जनवरी एंड मेड ए प्रोमिसरी नोट फॉर द अमाउंट पेएबल टू जमाल और ऑर्डर नेगोशिएट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। शाबाश। जमाल साइंड एंड इंडोर्स्ड यानी ट्रांसफर्ड दिस प्रोमिसरी नोट टू खलील टू सेटल हिज ड्यूज विद हिम। अब उसने क्या कर दिया? जमाल ने इंडोर्स कर दिया। जमाल है इंडोर्सर, खलील है इंडोर्सी। डिस्कस फ्रॉम होम खलील विल गेट पेमेंट ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट पे खलील किसके पास जाएगा पैसे लेने के लिए? जमाल के पास कि कमाल के पास? कमाल के पास, क्योंकि कमाल ने वादा किया हुआ था पेमेंट करने का। पेमेंट कमाल ने करनी है। मैं अगर इनको लिखूं मैं आपको महीने बाद 10,000 रुपए दूंगा और ये प्रोमिसरी नोट इन्होंने इसको दे दिया, अब ये मेरे पास ये ड्यू डेट के ऊपर महीने बाद ये भाई डायरेक्ट मेरे पास आएंगे पैसे लेने के लिए कि इनके पास आएंगे? और ये मेरे पास आएंगे? ये डायरेक्ट मेरे पास आएंगे, डायरेक्ट मेरे पास आएंगे। नहीं, दोनों नहीं हो सकते, दोनों नहीं। वो डिसऑनर का रूल है पेमेंट का। पेमेंट लेने के लिए अब सुने, मैंने इनको प्रोमिसरी नोट दिया, इन्होंने आगे इनको दिया। ड्यू डेट पे रूल के मुताबिक ये भाई पहले मेरे पास आएंगे। अगर मैं इनको पेमेंट कर देता हूं कहानी खत्म। अगर मैं इनको पेमेंट नहीं करता, इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया। इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? अब इनके पास ऑप्शन है,
चाहे डायरेक्ट मेरे खिलाफ केस कर दें, चाहे ये इनके खिलाफ केस करें और ये भाई मेरे खिलाफ केस करें, ठीक है। जो लीगल एक्शन, देखिए पेमेंट जिस बंदे ने इंस्ट्रूमेंट इशू किया वही करेगा ना, लीगल एक्शन किसके खिलाफ लेना है डिसऑनर पे, वो डिपेंड करता है, वो इनकी मर्जी है। नहीं समझ आया भाई? पेमेंट लेने के लिए पेमेंट तो कमाल नहीं करनी है ना। अगर कमाल पेमेंट नहीं करता तो लीगल एक्शन किसके खिलाफ हो सकता है? वो कमाल के खिलाफ भी हो सकता है, जमाल के खिलाफ भी हो सकता है, ठीक है। पेमेंट कमाल करेगा, अगर कमाल पेमेंट नहीं करता तो लीगल एक्शन कमाल के खिलाफ भी हो सकता है, जमाल के खिलाफ भी हो सकता है। आगे चलते अच्छा, मैं कंसेप्ट वो हमारे सिलेबस से निकल गया, लेकिन वो लिंक होता था यहाँ पे, तो मैं स्टूडेंट को चले बता देता हूँ। मैं कहता कॉम्प्लेक्स, असल में जो बंदा भी इंस्ट्रूमेंट को इंडोर्स कर रहा होता है ना, लॉ कहता है उसका स्टेटस है गारंटर का। जैसे लोन की कोई बंदा गारंटी देता है ना, और ड्यू डेट पे लोन पे ना हो, तो जिस बंदे ने पैसे लेने हैं वो उस बंदे से भी रिकवरी करवा सकता है केस जिसे लोन लेना है, और वो गारंटर से भी पैसे निकलवा सकता है। दोनों में से किसी एक से। अगर वो गारंटर से पैसे निकलवाता है तो फिर गारंटर क्या करता है वाला, वो ओरिजिनल पार्टी से पैसे लेता है। तो यहाँ पे जितने भी दरमियान वाली पार्टीज होती है ना, उनका स्टेटस गारंटर का होता है। तो इसमें जमाल का स्टेटस गारंटर का है, कमाल ओरिजिनल पार्टी है जिसने पे करना है, ओरिजिनल इसको कहते हैं प्राइमरी पार्टी लायबल टू पे। अगर प्राइमरी पार्टी लायबल टू पे पेमेंट ना करे, पेमेंट कर दे कहानी खत्म। अगर पेमेंट ना कर दे तो हम चाहे तो गारंटर से पैसे वसूल करवा लें और गारंटर बाद में उससे ले ले, या डायरेक्ट उस पार्टी से पैसे ले लें। तो गारंटर, लेकिन गारंटी वाला टॉपिक हमारे सिलेबस से निकल चुका है, इसलिए मैं थोड़ा रिलेक्टेंट था एग्जाम्पल शेयर करने में। आपने कहा तो शेयर कर दी। 12 चलिए, क्लियर हो गया ये? चलिए क्लोज कर दीजिएगा भैया जी। अब कल के लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए, कोई चीज आपको समझ में ना आई हो। ये मार्कर वाला दे दीजिए मुझे। कल के लेक्चर में कोई क्वेश्चन नहीं, सब कुछ समझ आ गया? ये नहीं हो सकता सब कुछ समझ आ जाए लॉ में और सब कुछ समझ आ जाए, नामुमकिन है। कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो समझ में नहीं आई। सोच रहे हैं पूछोगे ना पूछे, सोच रहे हैं ना, फौरन से पूछ ले, फौरन से पूछ ले। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे लेक्चर आगे नहीं चलेगा जी। क्या दोबारा बता दूं? नहीं, मेरा ख्याल आगे चलता है। दोबारा थोड़ी भाई रिपीट में थोड़ी, बाकी सबका टाइम है, आप बाद में आ जाइएगा। चलिए अच्छा, अब हम क्या सीखने जा रहे हैं? पार्टीज टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 तरह के हैं, हम तीनों की पार्टी स्टडी करेंगे। फॉर्मेट शेयर करना था, इसको फिर करें। फॉर्मेट शेयर करना अभी कर दीजिएगा, ये बाद में लिखते हैं। पार्टीज टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की 3 पार्टीज हैं, सॉरी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की 3 टाइप्स हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कितनी टाइप्स हैं? 3। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। प्रोमिसरी नोट के अंदर 2 पार्टीज हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज हैं, चेक के अंदर 3 पार्टीज हैं। असल में चेक के बारे में कहा जाता है ये एक मॉडिफाइड टाइप है बिल ऑफ एक्सचेंज की। चेक के बारे में क्या कहा जाता है? ये एक मॉडिफाइड या स्पेशल टाइप है बिल ऑफ एक्सचेंज की। बिल ऑफ एक्सचेंज में भी नोट कीजिए 3 पार्टीज हैं और चेक में भी 3 पार्टीज हैं। सबसे पहले प्रोमिसरी नोट को डिस्कस करते हैं। प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती हैं। प्रोमिसरी नोट जैसा नाम से जाहिर है ये है प्रॉमिस टू पे, जिसमें एक पार्टी दूसरे से वादा करती है, प्रॉमिस टू पे। लेकिन याद रखें ये वैसा वादा नहीं है जो करके मुकर जाया करते हैं, नहीं नहीं। लॉ कहता है ये वो वादा है पैसे लेने देने का जो अगर आपने पूरा नहीं किया आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है? एक पार्टी दूसरे को प्रॉमिस करती है। जैसे मैं इनकी दुकान पे गया और मैंने कहा सर उधार सामान बेचते हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल बेचता हूं। कुछ दुकानदार कैश सेल करते हैं, कुछ क्रेडिट भी सेल करते हैं। अगर ये मुझे पर्सनली जानते हैं तो ये मुझे कहेंगे ठीक है सर जी ये बाइक है आप उधार ले जाइए, बाद में पैसे अदा कर दीजिएगा महीने 2 महीने बाद। नॉर्मली आपने देखा होगा जो उधार के मामला चलते हैं ज़बानी कलामी चलते हैं। लेकिन अगर मैं कोई अननोन पर्सन, ठीक है, यानी मेरे घर का एड्रेस इन्हें पता है, मेरे पास की ट्रांजैक्शंस कैसी हैं, डीलिंग कैसी है, इसके बारे में इनको नहीं पता। ये सिर्फ मेरी जुबान पे एतबार नहीं करना चाहते। ये कहेंगे सर जी मुझे लिखत में कुछ दे दें ताकि मेरे पास सबूत के तौर पे रहे कि आपने मुझे उधार देना है, ठीक है। अगर मैं इनको रिटर्न फॉर्म में ये लिख के दे देता हूं कि मैंने आपसे कुछ चीजें खरीद ली हैं, फॉर कंसिडरेशन रिसीव्ड, मैंने आपसे चीजें कुछ खरीद ली हैं और अब उसके बदले में आई प्रॉमिस टू पे ₹100,000 आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1। तो ये क्या है? ये मैं इनको रिटर्न फॉर्म में वादा कर रहा हूं कि कुछ अरसे के बाद पेमेंट कर दूंगा। यह है प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती हैं।
एक मेकर जो वादा कर रहा है, जो लिख रहा है, और एक पेई। पेई का मतलब क्या? जिसको पेमेंट होनी है। हमारी इस ट्रांजैक्शन में, इस इंस्ट्रूमेंट में दो पार्टीज हैं। इसमें बताया मेकर कौन है? मैं। और पेई कौन है? ये भाई। वैसे तो दो पार्टीज होंगी प्रोमिसरी नोट, लेकिन अगर प्रोमिसरी नोट को इंडोर्स कर दिया जाए, निगोशिएट कर दिया जाए, तो फिर एक तीसरी पार्टी भी आ जाती है। वो कौन है? इंडोर्सी। इंडोर्सी अगर इंडोर्स कर दिया, अगर ये भाई आप इंस्ट्रूमेंट फर्दर आगे इंडोर्समेंट करके इनको दे देते हैं, तो ये तीसरी पार्टी आ जाएगी जो कि इंडोर्सी है। लेकिन नॉर्मली मेन पार्टीज कितनी होती हैं? आपसे कोई पूछे ना प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टी, आपने 2 पार्टीज कहना। लेकिन कंसेप्ट अपने जहन में बिल्ड रखिए, केस स्टडी में काम आता है कि अगर इसको निगोशिएट कर दिया गया, अगर इसको इंडोर्स कर दिया गया, तो फिर एक तीसरी पार्टी भी आ जाएगी इंडोर्स से। प्रोमिसरी नोट समझ आ गया आपको? आपको याद होगा कल मैंने आपको एक असाइनमेंट दिए थे रीड करने की। मैं चाह रहा हूं अब वो आपके साथ मैं भी उसको रीड कर लूं, ताकि अगर कोई मेरा कंसेप्ट गलत है तो आप उसे ठीक करवा दें। अच्छा, अब देखिए, इसके ऊपर मैंने जानबूझ के नहीं लिखा कि इंस्ट्रूमेंट की टाइप कौन सी है। मैं आपको पहचानना सिखाना चाहता हूं कि आप अल्फाज से कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले ऊपर डेट लिखी हुई है। क्या ये वो वाली डेट है जिसके ऊपर पेमेंट होगी, या ये वो वाली डेट है जिसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट लिखा जा रहा है? इंस्ट्रूमेंट लिखा जा रहा है। जिसके ऊपर पेमेंट होगी ना, वो डेट नीचे पैराग्राफ में लिखी होती है। 15 जनवरी 2017 को ये इंस्ट्रूमेंट लिखा जा रहा है। क्या लिखा है? एक मिनट, ऑन डिमांड को भी भूल जाए। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूं। पक्का हो गया प्रोमिसरी नोट है, पक्का हो गया प्रोमिसरी नोट है, प्रॉमिस का वर्ड है, ठीक है। आई प्रॉमिस टू पे, किसको? पाकिस्तान बैंक लिमिटेड को, ए सम ऑफ ₹500,000। फिगर्स में भी लिख दिया, नंबर्स में भी, वर्ड्स में भी, 5 लाख रुपीज ओनली, फॉर वैल्यू रिसीव्ड। फॉर वैल्यू रिसीव्ड क्यों लिखा? कि मैंने कंसीडरेशन रिसीव कर लिया। ये फॉर्मेलिटी होती है, चाहे लिखे चाहे ना लिखे। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अंडरस्टूड होता है कि आपने कंसीडरेशन रिसीव करके ही इंस्ट्रूमेंट लिखा है। चाहे फॉर वैल्यू रिसीव लिखे चाहे ना लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखा हो तो जरा अच्छा लगता है, प्रोफेशनल वर्डिंग लगती है। फॉर वैल्यू रिसीव। अच्छा, आई प्रॉमिस टू पे पाकिस्तान। अमाउंट लिखी है, वर्ड्स में भी लिखी है, अमाउंट्स में भी। आपने हमेशा वर्ड्स में भी लिखनी है, अमाउंट्स में भी, ठीक है। वर्ड्स में भी लिखने, अमाउंट्स में भी लिखने। कितनी पार्टीज हैं? कौन? एक आई, मैं, पाकिस्तान बैंक लिमिटेड। पेमेंट किसने करनी है? आई ने। किसको करनी है? पाकिस्तान बैंक। 2 पार्टीज हैं। प्रॉमिसरी नोट की 2 पार्टीज के नाम क्या थे? मेकर और पेई। मेकर कौन है? आई। पेई कौन है? बैंक। ये पाकिस्तान बैंक लिमिटेड पेई है, ठीक। नीचे साइन होंगे, नीचे क्या होंगे? किसके? जिसने पैसे, कल क्या बताया था? जिसने पैसे अदा करने होते हैं वो उसके साइन नीचे, और जिसने पैसे लेने होते हैं उसका नाम ऊपर। नीचे नाम आ रहा है अब्दुल्ला सन ऑफ उस्मान। ये कौन है? और नीचे उसका पता लिखा है। पता भी लिख ले, कोई भी पता लिख ले चलेगा। अहम चीज लिखा हुआ साइंड, नजर आ रहा है? कौन साइन करेगा? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला साइन करेगा, तभी वैलिड होगा ना। इधर उसने नाम लिखा हुआ है पेई का, पेई का भी नाम लिखा हुआ है। यहां पे ये पेई का नाम लिखा होना जरूरी नहीं था, ठीक है, लेकिन शायद आई आपकी बुक में उसने लिखा होगा। तो बहरहाल पेई का नाम लिखे ना, आप लिख दिया करें, या लिखा हो तो आपको पता चल जाए। कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं, सर ये सबसे बड़ा ब्लंडर, कहते हैं सर ये तो 3 पार्टीज, आपने कहा था प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज होंगी, 3 पार्टीज हैं। मैं कहा 3 पार्टीज कहां से? और कहा सर ये देखिए, एक पार्टी एक, मैं कहा ठीक है, दूसरी पार्टी है, ठीक है, तीसरी पार्टी है। कहा नहीं भाई, ये तो सिर्फ जैसे किसी को लेटर लिखते हैं उसके अंदर भी उसका नाम लिखते हैं, उसके बाहर भी उसका नाम लिखते हैं कि असलम को मिले, ठीक है, वो लिखते हैं। और तो ये 2 पार्टी थोड़ी हो जाती है, वो एक ही पार्टी होती है असलम बेचारा। यहाँ पे पाकिस्तान बैंक लिमिटेड, ये भी ये एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी। यहाँ पे लिखे ना लिखे आपकी मर्जी, यहाँ पे लिखना लाजमी होता है। क्लियर? इस पूरे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कितने साइन है? खा गए मार। एक ही साइन, किसके? मेकर के। क्योंकि जिस बंदे ने पेमेंट करने की जिम्मेदारी लेनी है ना, उसका साइन करना जरूरी है। जिसने वसूल करने उसका साइन करना थोड़ी जरूरी है। तो उस पर सिर्फ एक पार्टी के साइन होंगे, कौन? अब्दुल्ला।
पाकिस्तान बैंक लिमिटेड या कोई इंडिविजुअल पार्टी भी हो सकती है, उसके साइन होने लाजमी। ये चूंकि प्रॉमिसरी नोट ज्यादा बैंकिंग सिस्टम में चलता है इसलिए मैंने वो एग्जांपल उठाई, वरना कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। आई कैप आपको एग्जाम में इंडिविजुअल ही देगा मोस्ट प्रोबेबली। साइन हो गए क्लियर, किसके आएंगे? इसमें एक चीज और रह गई, क्या? एक चीज और जो मुझे समझानी चाहिए मैंने नहीं समझाई, आपको भी समझ नहीं आई, बताइए। ऑन डिमांड तो मैंने खुद थोड़ा डिले किया ना, डेट ऑफ पेमेंट ठीक है वो मैंने खुद डिले किया। एड्रेस, रेवेन्यू स्टैंप, ये क्या चीज है? आप अगर कभी गवर्नमेंट से कोई पेमेंट लेनी हो ना, तो जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होते हैं, गवर्नमेंट का रूल है कि आपने उसके ऊपर स्टैंप लगानी होती है, रेवेन्यू स्टैंप। ये पुराने जमाने में ये डाकखाने से, अभी शायद डाकखाने से मिलती होगी, रेवेन्यू स्टैंप लगाते हैं, ठीक है। रेवेन्यू स्टैंप जरूरी होती है। आप ये जो लीगल डॉक्यूमेंट कभी लेना, तो आप 50 लिखा था 50 रुपए का स्टाम्प पेपर, 100 रुपए का, एक तरह से वो रेवेन्यू स्टैंप, उसके ऊपर स्टैंप्स भी लगती है समटाइम। स्टैंप्स के बगैर, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट फॉर्मेलिटी है, इसके बगैर आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं समझा जाता। तो यहाँ पे स्टैंप भी लगेगी। अब पूछे सर स्टैंप कितने वाली लगेगी, 5 वाली, 10 वाली, 20 वाली? डिपेंड करता है अमाउंट कितनी है। लॉ ने अमाउंट्स बताई हुई हैं, कम अमाउंट के लिए कम स्टैंप, ज्यादा अमाउंट हो तो ज्यादा स्टैंप। तो ये बात समझ आ गई। ये फॉर्मेट किसका है? कैसे पता चला प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट है? एक तो 2 पार्टीज है इसमें, एक निशानी है और दूसरी निशानी क्या है? आई प्रॉमिस, प्रॉमिस। ओके, अच्छा अब आगे चल, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हाँ शाबाश, ये पहले हमारे सिलेबस में कंसेप्ट होता था, मैं जवाब नहीं दूंगा इसका। मैंने कहा सर आपने कहा इधर अमाउंट्स में भी लिखना है, इधर अगर इधर का 5 लाख, इधर लिखा हो 50,000, 1 0 कम हो, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? 1 0 और ने 1 0 और डालेंगे खुद से वो मटेरियल अल्टरेशन हो जाती है। मटेरियल इसमें असल में पहले हमारे सिलेबस का अब नहीं है, इसमें इख्तलाफ है। पूछे किसका किसके साथ? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का इख्तलाफ है स्टेट बैंक के साथ। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहता है कि जब दोनों में कंफ्लिक्ट होना तो फिर एक अमाउंट ये वैलिड कंसीडर समझी जाएगी, दूसरी वाली नहीं। जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है? बैंक्स क्या करते हैं? वो कहते हैं चेक के ऊपर अगर अमाउंट फर्क हुई ना, हम उसकी कोई भी अमाउंट वैलिड नहीं समझेंगे, चेक डिसऑनर करके वापस कर देंगे, दूसरा चेक लेके आओ, दूसरा चेक लेके आओ। क्योंकि बैंकिंग सिस्टम थोड़ा ज्यादा सिक्योर, ज्यादा प्रोटेक्ट कर। लेकिन निगोशिएबल हमारे सिलेबस में अब नहीं है। आपने पूछा, मैंने बता दिया। मेरा क्वेश्चन ये आपसे, ऑन डिमांड ये पे कब होगा? ये तो उसने लिखा ही नहीं हुआ। जब वो डिमांड करेगा, जब वो मांगेगा, जब उसका दिल करेगा, जब उसको किसको जरूरत होगी? पेई को। जब भी जरूरत होगी, लेकिन रीजनेबल टाइम में मांगे, 100 साल बाद ना आ जाए, रीजनेबल, लेकिन जब भी जरूरत होगी। अहम क्वेश्चन, ये 15 जनवरी 2017 है, अगर ये 16 जनवरी 2017 को आ जाए तो डिमांड कर सकता है? पाकिस्तान बैंक लिमिटेड 16 जनवरी को डिमांड कर सकता है, 15 जनवरी को शाम को डिमांड कर सकता है? यस कर सकता है। ऑन डिमांड का मतलब यही है कि जब मैंने साइन कर दिया उसके बाद जब भी ये डिमांड करेगा, जब भी, चाहे 2 मिनट के बाद कहे मुझे पैसे दो, मैं लायबल हूं, मैं लायबल हूं। ऑन डिमांड का मतलब यही है। ऑन डिमांड का मतलब है ना, ऑन डिमांड, इसको समटाइम कहते हैं, नहीं वो अगले एग्जांपल में। पहले मुझे बताया ये सारी एक एक लफ्ज इस स्पेसिमेन का आपको समझ आ गया? कितने स्टूडेंट ऐसे हैं? अब मैं देखना चाहता हूं कौन कौन से स्टूडेंट मेरा नाम रोशन करेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अभी लिखे, शाबाश शाबाश, अभी लिख के, क्या प्रोमिसरी नोट लिख के दे सकते हैं अभी मुझे? पक्की बात है? चले लिखे भी, अभी लिखे, शाबाश। कोई भी अमाउंट मैं देखना चाहता हूं आप कितने पानी में। अभी जल्दी जल्दी लिख, सवाल बाद में। एक मिनट है, अभी नहीं। अब ये ना सामने देख के सारा ड्राफ्ट कर रहे हैं। शाबाश, आपके पास है 3 मिनट। ऑन डिमांड लिखेंगे, ऑन डिमांड ही लिख दे। जो इंस्ट्रूमेंट ऑन डिमांड होता है उसको पता है क्या कहते हैं? डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ऑन डिमांड को क्या कहते हैं? डिमांड इंस्ट्रूमेंट। जी नहीं, 6 मंथ का टाइम सिर्फ चेक के लिए था, इसके लिए नहीं है। 6 मंथ का रूल सिर्फ चेक के लिए है, इनके लिए नहीं है। शाबाश। ऑन डिमांड जब डिमांड करेगा, आई प्रॉमिस टू पे, ठीक है। अच्छा नाम कोई बदल देना, नाम भाई बैंक ना लिखें, किसी अपने दोस्त का नाम लिख दें, HBL लिख दे, चले मर्जी। ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे खुर्शीद, FC एंड में आता है भाई, पहले नहीं आता।
अच्छा दिखा भाई, दिखा जल्दी जल्दी जल्दी। ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स में ये भी जल्दी से पॉज करें और इसको अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने के बाद फिर देखें क्या गलतियां निकलती हैं। वो कह रहा है ऑन 31 दिसंबर, आगे साल लिखा ही नहीं, कौन सा साल नहीं लिखा। आई प्रॉमिस टू पे दानियाल, शाबाश जल्दी करें जल्दी। अच्छा आपने लिख दिया, शाबाश। कोई स्टूडेंट जल्दी से जिसने कंप्लीट कर लिया वो चेक कराना, चेक करा। कहता है डेट ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे ₹100,000 टू उसामा, नीचे रेवेन्यू स्टैम्प, उसके बाद नीचे अपना साइन लिख कर दिया, नाम भी तो लिखो किसके साइन है। अच्छा लिख रहे हैं, ठीक है, टू उसामा, ठीक है। किसी ने कंप्लीट कर लिया हो वो चेक करवाना चाहे करवा दे जल्दी, सिर्फ 1-2 स्टूडेंट का चेक करूंगा, शाबाश 1 और 2, बस 2 स्टूडेंट। ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे सम ऑफ ₹50,000 फॉर रिसीव, ठीक है। रेवेन्यू स्टैम्प, ठीक है, ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी। ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे ₹2 लाख ओनली टू हबीब बैंक लिमिटेड फॉर द वैल्यू शीट, शाबाश टू हबीब, शाबाश शाबाश। जल्दी इधर से दिखाए भाई, कौन थे भाई, जल्दी दिखाए। नहीं बस ठीक है ठीक है ठीक है। आई प्रॉमिस टू पे अली, अच्छा अली के आगे पे क्यों लिख दिया, वो तो मैंने समझाने के लिए लिखा था। ऐसे मक्खी पे मक्खी मारी है, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक। फॉर ₹10,000 फॉर वैल्यू शीट रेवेन्यू स्टैम्प साइंड अब्दुल्ला, ठीक है ठीक है ठीक है, शाबाश बस ठीक है। नहीं अब बस इंस्ट्रूमेंट हो गया, अब किसी ने पैसे देने हैं तो वो मुझे दे दे, वादा करी जा रहे हैं, पैसे नहीं कुछ दे रहा। अली ₹600,000 फॉर द वैल्यू से, ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश, दिखाई एक मिनट बस। ओनली आई प्रॉमिस टू पे ₹100,000 ऑफ वैल्यू शीट टू फॉर्म, शाबाश बिल्कुल ठीक है। अब चले आगे चलते हैं। ये था ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है, ऑन डिमांड में जो मेकर होता है ना, या जो भी जिसने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखा वो थोड़ा डर रहा होता है बेचारा। क्यों डरा होता है, उसे रात को नींद नहीं आती। डिमांड इंस्ट्रूमेंट में और टाइम इंस्ट्रूमेंट में एक फर्क है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट जो लिखता है ना उसको रात को नींद नहीं आती। हाँ क्यों, पता नहीं कब आ गया मुझे पैसे दो, कब पैसे, ठीक। अच्छा अब प्रॉमिसरी नोट हो गया, इसके दोनों पार्टीज हो गई। अब आ गया था बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या, ये प्रॉमिस नहीं होता, ये ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर होता है। असल में कहानी क्या कैसे बनती है, बल्कि इसमें मुझे वो अक्सर एक रियल केस याद आ जाता है। एक था मैं फीस सेंटर गया, मैंने लिया लैपटॉप, उसको पेमेंट कर दी कैश में। बाद में जाके देखा उसकी कीबोर्ड के प्रॉब्लम थे, मसला था। मैंने जाके उसको कहा वापस ले लो, उसने कहा वापस ऐसे नहीं सर 25% हम प्राइस कम करते हैं। मैंने कहा चलो कम कर दो, मेरी किसी काम का नहीं। उसने कहा अच्छा, उसने पैसे देने की बजाय ना मुझे एक लिख दिया, एक कागज। अब ये थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल को चेंज कर रहा हूँ। उसने कहा सर जी ये पैसे मैंने हमारे साथ वाली दुकान में उस बंदे से पैसे लेने हैं, तो मेरे पास अभी कैश नहीं है, ठीक है, आप ऐसा कीजिएगा हफ्ते बाद आके ना उस बंदे से पैसे ले लीजिएगा। यानी उस फीस सेंटर में उस बंदे ने क्या कहा, मेरे पास अभी पैसे नहीं, हफ्ते कुछ दिन के बाद आके डेट लिख दी उसने, इस साथ वाली दुकान से जाके पैसे ले लीजिएगा। अब बताइए क्या उसने मुझे प्रॉमिस तो नहीं किया खुद पेमेंट करने का। मैंने देखा उसने लिखा हुआ था कि साथ वाली दुकान वाले को, फर्ज कीजिए उसका नाम है अजमल, इसका नाम था असलम। असलम ने लिखा, असलम ने, ए अजमल तुमने मुझे पैसे देने थे, अब पैसे मुझे देने की बजाय इस कस्टमर को पैसे दे दो, और नीचे कर दिए अपने साइन और मुझे दे दिया। ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ये प्रॉमिस क्यों, क्योंकि वो प्रॉमिस कर ही नहीं रहा। उधर प्रॉमिस नहीं लिखा था, उधर तो ऑर्डर लिखा हुआ था, ठीक है। उधर क्या लिखा था, ऑर्डर, कि क्या नाम था इसका, अजमल, अजमल पैसे दो। अब मैं वो इंस्ट्रूमेंट, वो पीस ऑफ पेपर लेके घर चला जाऊं क्या, और बाद में अजमल के पास जाऊं, अजमल कहे भाई आप कौन है और ये साथ वाला कौन है, मुझे तो पता ही नहीं, रिस्क है कि नहीं। इसलिए मुझे घर जाने से पहले अजमल की तरफ चक्कर लगा लेना चाहिए, अजमल की तरफ, कि अजमल भाई आप ये इंस्ट्रूमेंट को, इस लायबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि आप पेमेंट करेंगे, बताइए इस पे अजमल के साइन होने चाहिए कि नहीं। असलम ने तो साइन किए अपने, क्योंकि उसने तो बनाया था। अजमल के भी, जिसने पे करना है उसके भी साइन होने चाहिए, उसके भी साइन करवाते हैं, उसके भी। जब तक वो साइन ना करे इस इंस्ट्रूमेंट के पैसे अजमल से नहीं लिए जा सकते। अगर वो साइन ना करे अजमल, वो लीगल लायबिलिटी उसकी कब राइज होती है, जब वो एक्सेप्ट कर लेता है इसको। और एक्सेप्ट कब करते, जब साइन कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज में, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये ऑर्डर है, प्रॉमिस नहीं है। ये ऑर्डर है, प्रॉमिस नहीं है, एक फर्क। दूसरा फर्क क्या है, इसमें 2 नहीं 3 पार्टीज होती हैं। कौन सी 3? ड्रॉर, ड्रॉई, पे, ड्रॉर, ड्रॉई, पे, ड्रॉर, ड्रॉई, पे। ड्रॉर कौन है, जो ड्रॉ करता है, इशू करता है, लिखता है। लिखा किसने, दुकानदार ने, असलम ने। ड्रॉई कौन है, जिसको लिखा गया, जिसको ऑर्डर दिया गया, अजमल।
और पे कौन है? जिसको पेमेंट होनी है, जिसको पेमेंट होनी है। वैसे तो तीन पार्टीज हैं, लेकिन अगर मैं चाहूं, कौन चाहे? मैं चाहूं, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा वही चाहेगा ना, तो किसी और को भी आगे ट्रांसफर कर सकता हूं निगोशिएबल। तो वो क्या हो जाएगा? एक और पार्टी इंडोज भी आ जाएगी, लेकिन वो तब होगी जब इंडोजमेंट हो। वरना आपसे कोई पूछे इंडोजमेंट है तो चाहे 3 की बजाय 10 पार्टीज भी हो सकती है इन्वॉल्व। लेकिन नॉर्मली निगोशिएबल, ये बिल ऑफ एक्सचेंज कितनी पार्टीज होती हैं? अगर आपसे कोई पूछे प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या फर्क है, क्या 2 पार्टीज 3 पार्टीज? ये प्रॉमिस टू पे, ऑर्डर टू पे, ऑर्डर टू पे। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज? ड्रॉर, ड्राई, पे। ड्रॉर कौन? जो लिख रहा है, जो ऑर्डर दे रहा है। ड्राई कौन? जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है। पे कौन? जिसको पैसे मिलने हैं। ड्रॉई को ड्रॉई कहते हैं साइन करने से पहले पहले। जब वो साइन कर ले उसे एक्सेप्टर भी कहा जा सकता है। साइन करने के बाद वो ड्रॉई भी है, एक्सेप्टर भी है। साइन करने से पहले पहले सिर्फ ड्रॉई है। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? साइन नहीं करेगा, वो लीगल लायबिलिटी नहीं बनेगी। और कॉमन सेंस अच्छी, सही बात है। मैं ऐसे इनको कह दूं कि तुम आके जमीन से जाके पैसे ले लो, और ये भाईजान कहे मैं तो सर इनको जानते ही नहीं, तो ये इनके साइन करने में जरूरी है। अब देखिए, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। डेट 15 जनवरी, 3 मंथ्स आफ्टर साइट, इसको छोड़ दे। अभी कह रहा है पे टू, ये नहीं कह रहा आई प्रॉमिस टू पे, पे अदा करो। ये पता है आपको, वो वर्ब सिखाते थे क्या? ये अफर्मेटिव कौन सी टाइप होती थी इंग्लिश की? क्या इंपेरेटिव, जिसमें ऑर्डर था करो ये काम। पे टू मिस्टर एक्स वाई जेड, अदा करो एक्स वाई जेड को 5 लाख 5 लाख रुपीज फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, जो मैंने रिसीव कर लिया। ये कौन लिख रहा है? ये ड्रॉर, MNO, नीचे उसका एड्रेस है। किसको कह रहा है? ऑर्डर करो पे टू। किसने किसको कहा? ड्राई। ड्राई कौन है? और ये देख लें, ये और है पार्टी, ये और पार्टी है, ये और पार्टी है। नाम मैच कर लें। ये 3 पार्टी है, 2 नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में 2 थी, इसमें 3 है। 2 ABC। स्टेप नंबर 1, MNO ने ये लिखा और XYZ को दे दिया। प्रैक्टिकली XYZ गया ABC के पास, ड्राई के पास। ड्राई यहां तो इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? अगर एक्सेप्ट कर लेता तो अच्छी बात, एक्सेप्ट नहीं करता तो ये डिसऑनर होगा। अब वो क्या होगा? वो हमारे सिलेबस में नहीं रहा, उसको छोड़ दें। गुड स्टोरी क्या बनेगी कि ड्राई के पास गया और उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये देखें, ये एक्सेप्टेड ABC, ये क्या वाला? ये साइन है। एक्सेप्टर का मतलब उसने लायबिलिटी अपनी मान ली कि मैं पैसे अदा करूंगा। अब इसका मतलब अगर ड्यू डेट पे डिसऑनर होता है तो XYZ इसके खिलाफ भी केस कर सकता है, उसके खिलाफ भी कर सकता है। ड्यू डेट पे XYZ किसके पास आएगा भला? ABC के पास। अगर ये कहता है मैंने पैसे नहीं देने, तो फिर उसके पास 2 ऑप्शन है, चाहे डायरेक्ट ABC के खिलाफ केस करे, चाहे पहले MNO के पास जाए फिर MNO। क्लियर हो गया? इसमें असल चीज, अब असल में एक एडिशनल कंसेप्ट। एक होता है इंस्ट्रूमेंट, 2 तरह के। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, चाहे प्रॉमिसरी नोट चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो, या तो डिमांड हो सकता है या टाइम हो सकता है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो जैसे ही पार्टी डिमांड करे उसी वक्त पेमेंट करनी होती है। टाइम इंस्ट्रूमेंट वो होता है जब पार्टी आए तो कुछ टाइम दिया जाता है, उस टाइम के बाद पेमेंट होती है। यहां पे जरा देखिएगा टाइम क्या है। कह रहे 3 मंथ, आगे भी सुने, आफ्टर साइड 3 मंथ। इसका मतलब ये नहीं है 3 महीने बाद मैं घर सोया होगा वो आके कहेगा मुझे पैसे निकालो। कहां? साइड, यानी जब वो मुझे आके शो करवाएगा, जब कहेगा सर ये देखिए आपने लिखा पैसे दे, उसके 3 महीने के बाद, उसके साइड के भी 3 महीने बाद। लेकिन इसमें टाइम मिल गया कि नहीं मिल गया? इसमें मैं घर सुकून से सोऊंगा। पता है वो जब भी आया ना, मुझे 3 महीने फिर भी मिल जाने सम टाइम। अच्छा, अगर लिखा था ना 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, फिर भी ये टाइम इंस्ट्रूमेंट ही होता, क्योंकि मुझे 3 महीने का टाइम है। मुझे कोई आके ये नहीं कह सकता अभी कभी पैसे निकालो। ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट में टाइम इंस्ट्रूमेंट में ये फर्क है। पहचान लेंगे क्वेश्चन में डिमांड इंस्ट्रूमेंट का टाइम इंस्ट्रूमेंट? पहचान लेंगे? अगर पहचान लेंगे तो फिर मुझे बताइए। प्रॉमिसरी नोट, अब थोड़ा सा कंफ्लिक्ट आने लगा स्टेट बैंक का और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या कहता है? कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिमांड इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, टाइम इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। ये बात समझ आ रही है? प्रॉमिसरी नोट डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, टाइम इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। दोनों में फर्क पता ना आपको? डिमांड मतलब अभी के अभी पैसे दो, टाइम कुछ अरसे के बाद। बिल ऑफ एक्सचेंज डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, टाइम इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। चेक, चेक हमेशा टाइम इंस्ट्रूमेंट होगा। आप बैंक के पास चेक लेके जाते हो, कहता है परसों आ जाना, ऐसे होता है? कभी एक दफा भी ऐसे हुआ तो बताएं? कभी नहीं हुआ ना।
चेक हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है। चेक जब कभी जाके बैंक को प्रेजेंट करेंगे, बैंक अभी के अभी पेमेंट करता है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट अभी के अभी करनी होती है जब वो डिमांड करे। तो ये थोड़ा सा फर्क मैंने आपको ऐसे मेरे दिल में है, मैंने बता दिया कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट डिमांड भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, जबकि स्टेटमेंट क्या कहता है, चेक हमेशा डिमांड होगा, टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। नहीं समझ आई बात? जी जी। 3 मंथ्स आफ्टर साइड का मतलब है कि जब आप मुझसे मांगेंगे, साइड का मतलब क्या है, शो करवाना, सी से देखना, सी देखना, साइड जब दिखाएंगे, जब आप मुझे ये दिखाएंगे इंस्ट्रूमेंट, उसके 3 महीने बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। जी, जिसको भी पेमेंट करते हैं पे को। यानी इसमें ये कह रहा है कि जब मिस्टर XYZ ABC के पास आएगा, उसे इंस्ट्रूमेंट दिखाएगा, उसके 3 महीने बाद ABC पेमेंट करेगा XYZ को। आपको अगर ये आफ्टर साइड डिस्टर्ब कर रहा है ना, इसको छुपा दे, इसको लिख लें 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ। अब ठीक है, 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ लिख लें। जी जी, हाँ, ये क्या ऐसे कह सकते हैं, मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा था, लेकिन स्टूडेंट ने कहा सर कैसे कह सकते हैं कि टाइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब, इसका मतलब यह है कि डिमांड करने के 3 महीने बाद पेमेंट होगी। हाँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं, क्योंकि आप ये इसका नाम भी कहेंगे सर इसका टाइम इंस्ट्रूमेंट, इसका डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं है। इसको डिफाइन करते हुए मैं वर्ड डिमांड यूज नहीं करना चाहता था, उसके बगैर कंसेप्ट समझाना चाहता था। लेकिन अगर इसके साथ आपके लिए कंसेप्ट इजी हो गया तो यूं भी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइए ट्विस्ट, अगर ये लिखा होता ऑन 30th June 2022 आई विल पे यू ₹1000, डिमांड मतलब वो अभी कल आ जाए तो मैं से पेमेंट करूंगा, एक लगा के भेजूंगा, डेट पड़े 30 जून लिखा हुआ है, पहले क्या करने आ गए हो। टाइम इंस्ट्रूमेंट जो सर्टेन टाइम के बाद, इसमें मैं 30 जून तक सुकून से सोऊंगा, 30 जून की सुबह भाग जाऊंगा, फरार हो जाऊंगा। ऐसे ही करते हैं ना पार्टी। चेक भी ना, अगर आगे का दे दिया जाए वो वैलिड है ही नहीं, वो वैलिड ही तब होगा जब उसकी ड्यू डेट आएगी, वो जो डेट आएगी जो इसके ऊपर लिखी हुई है। चेक हमेशा डिमांड का मतलब है जब आप अगली पार्टी से जाके पैसे मांगे वो उसी वक्त देने की पाबंद है। ये चेक तो आप वाकिफ होंगी। अच्छा, मैंने बताया था चेक एक पार्टी, एक टाइप है बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो उसूल के मुताबिक इसमें कितनी पार्टीज होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, ड्रॉर, ड्रॉइंग, पे। इसमें ड्रॉर कौन है? जिसने चेक लिखा है, जिसने जो अकाउंट होल्डर है, यहां पे उसका नाम होता है। पाकिस्तान में जितने भी, पहले नहीं हुआ करता था पहले, अब प्रैक्टिस पाकिस्तानी बैंक्स की ये है कि वो चेक के नीचे इस साइड पे करके ना नाम लिखते हैं, अकाउंट नंबर भी लिखते हैं, और यहां पे सिग्नेचर। ये किसके अकाउंट होल्डर? ये तो क्या ड्रॉर। ड्रॉई कौन है? ड्रॉई है बैंक, कौन सा? राइट बैंक। हालांकि ड्राई का नाम नॉर्मली नीचे आता है, लेकिन चूंकि अब आपको स्टेट बैंक ने चेक के लिए अलहदा सिस्टम बनाया हुआ है, तो ये प्री प्रिंटेड होता है। ये वो वाहिद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो प्री प्रिंटेड होता है, ठीक है। तो ये ड्रॉर, और पे कौन है? रॉय। और उसने बेरर का वर्ड काटा हुआ है, इसका मतलब है ये कौन सा है? अच्छा, आप मुझे बताइए, 3 सवाल पूछ रहा हूं। पहला, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की 3 टाइप्स होती हैं, कौन सी टाइप है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 टाइप्स होती हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, कौन सी टाइप है? एक सवाल ठीक है आपका। दूसरा सवाल, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की 2 टाइप्स हैं, बेरर और ऑर्डर। नहीं सॉरी, हाँ, बेरर और ऑर्डर। बेरर और ऑर्डर कौन सी टाइप है? ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि बेरर का लफ्ज काटा हुआ। तीसरा सवाल, 2 टाइप्स होती हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, डिमांड और टाइम। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये जैसे ही बैंक को प्रेजेंट करेंगे, बैंक फौरी तौर, बैंक आपसे ये नहीं कहेगा महीने बाद आ जाओ। तो इसका मतलब ये हुआ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको डिफरेंट वे में क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे अकाउंटिंग में आप क्लासिफिकेशन करते हैं ना डिफरेंट, कभी आप कहते हैं कॉस्ट की, एक्सपेंसेस की कितनी टाइप्स हैं, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर कभी आप कहते हैं एक है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, एक है सेलिंग एक्सपेंस। फिर कभी कहते हैं फिक्स्ड एक्सपेंस है, वेरिएबल। तो एक ही कॉस्ट है, एक ही डिफरेंट टाइप्स होती है ना। आप ये तो नहीं उस टीचर को कहते सर अभी तो आपने बताया था फिक्स्ड और वेरिएबल, तो अब ये रेवेन्यू और कैपिटल कहां से आ गई? वो कहेगा वो देखने का तरीका क्या है, डिफरेंट देखने का तरीका, कैटेगरी। तो उसी तरह निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को हम डिफरेंट वेज में क्लासिफाई करते हैं। एक क्लासिफिकेशन है कि ये प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज के चेक, एक क्लासिफिकेशन ये है। एक क्लासिफिकेशन क्या है, ये बेरर है कि ऑर्डर है। एक क्लासिफिकेशन क्या है, कि डिमांड है कि टाइम है। क्या आप इस काबिल हैं, इतना आपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ा कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सामने देखे तो बता सके तीनों चीजें? पक्की बात है।
क्या अब देखें, आपसे 2 सवाल पूछूंगा, अगर आपने दोनों का जवाब यस कर दिया, मेरी तपस्या सफल। पहला सवाल, आपसे कोई भी अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मेट आपके सामने हो, उसको देख के क्या आप 3 डिसीजन कर सकते हैं कि ये प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज के चेक, कि ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है कि बेरर, कि ये टाइम इंस्ट्रूमेंट है कि डिमांड? कर सकते हैं? पहला सवाल यस। क्या आप मुझे 1000 रुपए का इजी लोड करवाएंगे? दूसरा सवाल सभा के लिए, मुझे भी प्यार से सभा कहते हैं। क्लास में कोई स्टूडेंट ऐसा है जो मुझे बता सके मैं दूसरा सवाल क्या पूछना है? दूसरा सवाल क्या? चले, इनाम, बड़े दिन हो गए इनाम नहीं रखा भाई। 10 वाला किधर गए नोट? 1000 रुपए इनाम, जो ये बताएगा कि मेरा अगला क्वेश्चन क्या पूछना है। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। अभी मैंने पूछा क्या? पहला सवाल मैंने क्या पूछा? मैंने पहला सवाल आपसे ये पूछा कि अगर आपके सामने किसी भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का स्पेसिमन हो, क्या उसको देख के 3 डिसीजन कर सकते हैं? पहला, कि ये प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज या कि चेक। दूसरा, ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट है कि टाइम। तीसरा, ये बेयर इंस्ट्रूमेंट है कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। आपने कहा कर सकते हैं। पार्टीज कौन कौन सी जी? क्या बना सकते हैं? क्या मतलब? एक मिनट है। हाँ, शाबाश। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं आप भाईजान, ये जिसने 10 रुपए का नोट नहीं रखा था, जो बैग में थे, मुझे नहीं दिया, ये 500 रुपया वो देगा, वोट ये देगा। आप दोनों में से फैसला कर लें किसकी गलती। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आपको बता दिया जाए कि प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज के चेक क्या बनाना है, बता दिया जाए ऑर्डर है कि बेरर है, बता दिया जाए टाइम इंस्ट्रूमेंट है कि डिमांड, तो क्या आप उस इंस्ट्रूमेंट को ड्राफ्ट कर सकते हैं? क्या ड्राफ्ट कर सकते हैं? सोच के बताइए, क्या ड्राफ्ट कर सकते? चले, कोई चेक भी ड्राफ्ट हो सकता है। चेक भी, हाँ, वो प्री प्रिंटेड होता है, इसीलिए शायद ICAP ने अभी तक चेक नहीं पूछा, लेकिन प्रोमिसरी नोट भी पूछा है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी ड्राफ्टिंग पूछी है। ठीक है, तो आप बता, तो आपने घर जाके सारा कंसेप्ट रिवाइज करके ना ये असेस करना है, खुद से पूछना है, क्या मैं ड्रा कर सकता हूं? आपके अंदर से आवाज आएगी यस। क्या आवाज आएगी? पढ़ने के बाद। अब ये फिर आपकी होम असाइनमेंट, क्या एक स्पेसिमेन आपने ड्राफ्ट करना है प्रोमिसरी नोट का और एक ड्राफ्ट करना है बिल ऑफ एक्सचेंज का। और इसके साथ ही साथ, ठीक है, नहीं पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ आपको याद करवा रहा हूं। होल्डर हमने कल पढ़ा था, होल्डर कल डिस्कस किया था ना, एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे कि होल्डर कौन है? जिसके पास इंस्ट्रूमेंट हो, टाइटल टू रिसीव। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है? जिसमें दो, अच्छा, 2 कंडीशन कौन सी थी जो होल्डर इन ड्यू कोर्स में? गुड फेथ, फॉर कंसीडर। शाबाश, इसको कल पढ़ेंगे। आपने सिर्फ एक काम करना है मेरे करने पे, रीड कर लेना है। शाबाश, रीड कर लेना सिर्फ। अच्छा, होल्डर पेमेंट इन ड्यू कोर्स को रीड नहीं करना, पेमेंट इन ड्यू कोर्स को रीड सिर्फ होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स को, ताकि कल एग्जांपल डिस्कस करें तो आपको भी समझ आ रहे हो। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम।